विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के रविवार यानी कि कल दिल्ली आने की सूचना है, जहां सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात गए थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात का उद्देश्य यूपी में गठित होने वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में दोनों नेताओं को आमंत्रित करना है। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद किया जा सकता है। वहीं अगर चुनाव परिणाम की बात करें तो एक तरफ जहां बीजेपी को 41.29% वोट मिले, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 32.03% मत हासिल हुए हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के पाले में 12.88% वोट आए। आपको साथ ही ये भी बताते चले कि चुनाव नतीजों के बाद से ही बीजेपी को 2/3 से ज्यादा सीटें मिली हैं और इसके साथ ही राज्य में पूरे 37 साल बाद किसी सीएम की अगुवाई में दोबारा सरकार लौटी है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यकाल उन्होंने औपचारिक तौर पर लखनऊ के राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं अब कैबिनेट की पहली बैठक में संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की तैयारी भी हो रही है। साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही संकल्प पत्र में शामिल वादों पर अमल करने की तैयारी होगी। शासन ने तुरंत अमल करने वाले कामों की सूची बनाई है, जहां किसानों से छुट्टा पशुओं की समस्या पर शासन नए गौ संरक्षण केंद्र खोलने और काऊ सफारी जैसे कई विकल्पों पर विचार करने जा रहा है। साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिनों में भुगतान करने और समय ज्यादा होने पर ब्याज सहित भुगतान करने का बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। वहीं कई विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्तियों को लेकर कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही शासन स्तर पर इसको लेकर मंथन जारी है, जहां इसके अलावा संकल्प पत्र में शामिल होली पर मुफ्त सिलेंडर देने के वादे को पूरा करने में अब सत्ता में काबिज हुई सरकार जुट गई है। यूपी में लगभग 1 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी भी हैं और इस योजना पर लगभग 1000 करोड़ का खर्चा आएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता राजकुमार चौधरी जी जुड़े हैं। राजकुमार जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर योगी सरकार आई और अब आने वाले जो 5 साल का कार्यकाल है वो वाकई में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अब शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी तैयारी की जा रही है। लखनऊ में किस तरह की हलचल देखी जा रही है, क्योंकि लखनऊ से ही सियासत का जो रास्ता है वो दिल्ली होकर निकलता है। बिल्कुल रितु, निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिले, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा जो संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ साथ और तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं उन सबसे मुलाकात हुई और संगठन का एक बार फिर उन नेताओं का उन्होंने धन्यवाद किया। उनके साथ एक सहभोज हुआ। सहभोज के बाद एक रणनीति इस तरीके की बन रही है कि कल शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने वाली है और प्रदेश से जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, 4 बड़े पदाधिकारियों के नाम इसमें बिल्कुल चलने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष उसमें मौजूद रहेंगे बैठक में। और बहुत महत्वपूर्ण जो प्रभारी हैं, प्रभारी राधा मोहन हो चाहे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उस पर बैठ के मंत्रिमंडल किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से इसका आगे विस्तार किया जाए और कब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा जाए, होली से पहले का कार्यक्रम हो या होली के बाद का। क्योंकि अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो ऋतु आज निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, आज के बाद जो भी पावर्स है वो सारी राजभवन के पास चली गई हैं और अब राज्यपाल को एक आमंत्रण देना है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद जो संख्या बल आया है, अब राज्यपाल उन्हें आमंत्रित करेंगे, उसके बाद चीज़ें आगे निर्धारित होंगी। लेकिन जहाँ तक पार्टी के लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं, पार्टी के लेवल पर किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लूज कर गए हैं, तो एक उप मुख्यमंत्री उनकी जगह कौन रिपीट होगा, तमाम नामों पर बहुत, क्योंकि इस बार बहुत सारे नए चेहरे जो जीत के आए हैं उन्हें एडजस्ट करने की भी रणनीति कहीं ना कहीं बनी हुई है। जो पुरानी योजना है उन योजनाओं के आधार पर जिस तरीके से आगे आए हैं, बाकी तमाम जितने मंत्री पहले रहे हैं उनके जो प्रोफाइल हैं
उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर भी आगे का मंत्रिमंडल तय होगा और कल जो बैठक होगी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्या इस बात की कोई जानकारी मिलती हुई नजर आई कि आने वाले वो कौन से मुख्य चेहरे हो सकते हैं जो नए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? क्योंकि डिप्टी सीएम से लेकर पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर देखा जाएगा और साथ ही निषाद पार्टी जिस तरह से यहाँ पर गठबंधन हुआ है बीजेपी का, अब उनकी भी जो बयानबाजी है वो आरक्षण की मांग और तमाम मुद्दों को लेकर वो भी सामने आती हुई नजर आ रही है। देखिए ऋतु, डिमांड तो होंगी निश्चित तौर पर जब सहयोगी आते हैं और सहयोग करते हैं और विपक्ष की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन जहाँ तक आपका मूल सवाल है कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार बिल्कुल गर्म है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पूरे दिन अपने 5 कालिदास मार्ग पर बने रहे और तमाम वरिष्ठ सहयोगियों अधिकारियों के साथ उनकी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। पुराने प्रोटोकॉल जो हैं उनके हिसाब से, क्योंकि दिनेश शर्मा जो लखनऊ के मेयर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी में बहुत सहज भाव और संवेदनशील व्यक्तित्व के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से क्योंकि इनकार किया, तो अब किस तरीके से उनकी जगह किया जाएगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अगर चुनाव में देखा जाए तो, क्योंकि महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रही है, इसलिए महिला का एक प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बेबी रानी मौर्य को, क्योंकि बेबी रानी मौर्य उत्तरांचल में गवर्नर थी और वहाँ से उन्हें लाके आगरा देहात सीट से चुनाव लड़ाया गया और वो एमएलए हो गई हैं, तो उनका कहीं ना कहीं नाम बहुत सुर्खियों में है कि एक महिला को बिल्कुल निश्चित तौर पर एडजस्ट करना है। और किसी भी तरीके से अगर जातिगत आधार पर बात करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी हवाई हैं, जब तक अंतिम मोहर ना लग जाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि बातें हैं तो बातों तो होंगी। और जो चर्चाएं जो छन छन की जो चीज़ें निकल रही है ऋतु, उसमें एक चीज़ जरूर निकल के आई है कि चाहे वो ब्रजेश पाठक का नाम हो, चाहे वो बेबी रानी मौर्य का नाम हो, चाहे वो और तमाम तरह के बहुत लंबी फहरिस्त है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अब देखिए अगर पश्चिम और पूरब को बिल्कुल साधने की जरूरत होगी, क्योंकि गन्ना बेल्ट से सुरेश राणा चुनाव हार गए हैं और उसके अलावा संगीत सोम जो फायर ब्रांड नेता थे, अगर मुजफ्फरनगर कांड की यादों को ताज़ा किया जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत अहम भूमिका में लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और उसी का शायद सुरेश राणा को प्रतिफल भी मिला। लेकिन इस बार चुनाव लूज कर गए। अब किस तरीके से वहाँ नए चेहरे आए हैं, अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें जहाँ नोएडा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं, 1,73,000 वोटों से जीते हैं। बाकी अगर गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों की बात करें, जेवर एयरपोर्ट की चीज़ें हैं, 56,000 वोटों से धीरेन्द्र सिंह चुनाव जीते हैं। उसके अलावा अगर दादरी की बात करें, दादरी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समुदाय का राजनीति का केंद्र माना जाता है और जिस तरीके से मीर भोज के मसले को लेकर तमाम तरह की राजनीति हुई, उसके बावजूद 1,35,000 वोटों की लीड होकर चीज़ें हुई है। तो पश्चिम में भी चीज़ें आएंगी तो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके बाकी सहयोगी संगठन इस पूरे मसले पर फूंक कर कदम रख रहे हैं। बाकी लिस्ट बिल्कुल है, लेकिन राजकुमार जी अगर 2017 का जिक्र किया जाए तो 2017 में भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज बीजेपी होती हुई नजर आई थी। 2022 में कहीं ना कहीं वोट कटे हैं, जिसका समाजवादी पार्टी लगातार बयानबाजी जो यहाँ पर की जा रही है कि अब आने वाले समय में एक बार फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई तरह की जो कवायद है वो की जाएगी। लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए अब आने वाला 5 साल है वो कितना महत्वपूर्ण होगा और किस तरह से चुनौतीपूर्ण रहेगा? ऋतु, बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को तय करना है कि विपक्ष का नेता कौन होगा। उनके जो नेता थे, क्योंकि अब जिस तरीके की राजनीति करवट ले गई है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो बयान है कि वो ठंडा कर देंगे, बिल्डोजर बाबा, बाकी तमाम तरीके की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आक्रामकता दिखाई दे। क्योंकि 2024 का ये सेमीफाइनल था और इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने फतेह की है और उसको किस तरीके से 2024 में परवान चढ़ाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास बहुत बड़ी चुनौती है कि लीड कौन करेगा, विपक्ष के नेता कौन बनेंगे। उनके सामने एक बहुत बड़ी कवायद है, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष का काम तो है चीज़ें, लेकिन उन्हें अपना घर समेट के रखने की आवश्यकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कि कहीं भी चीज़ें, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो नेता थे, अगर चुनाव से पहले की बात करें तो तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए वो कहीं ना कहीं औंधे मुंह कई बार गिर गए हैं। कई स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ना घर के रहे ना घाट के, उस वाली चीज़ें हो गई हैं। वो किस तरफ जाएंगे किस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अपने दरवाजे बंद करने की आवश्यकता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंदर ना ले लिया जाए कि जो कहीं ना कहीं उनके लिए कल नासूर साबित हो। और एक बहुत अहम चीज़ें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यदि पूरे बयान को देखा जाए, जिस तरीके से उन्होंने
धन्यवाद किया और जिस तरीके से उन्होंने पूरी महिलाओं को केंद्रित किया, तो 50% जो आबादी है उस आबादी को कहीं ना कहीं घर तक दिया और माता बहनों को जो उन्होंने कहीं ना कहीं संरक्षण देने का प्रयास किया। क्योंकि अगर इस चुनाव की बात करें ऋतु, क्योंकि बहुत सारे जिलों में हम लोग गए, 50 से ज़्यादा जिलों का भ्रमण किया अपना, और आम लोगों से जब भी बात होती थी तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा निकल के आया। तो उन सब चीज़ों को किस तरीके से 2024 में कैश किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक मंथन और चिंतन और मनन चला। लेकिन जातिगत, क्योंकि राजनीति, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जातिगत आधार पर चीज़ें लगाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट दे दिया कि राष्ट्र सर्वोपरि, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम नहीं होना है और बाकी तमाम जातियों में समाज को नहीं बंटना है, इसका भी बहुत ख्याल रखा जाएगा। लेकिन क्योंकि राजनीति में जो सरकार से बाहर बैठे हुए लोग होते हैं वो चर्चाओं को वो बिल्कुल समीकरण बिठाने की बात करेंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर वो भी काम करेगा और किस तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल, और जब यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मी थी वो यहाँ पर तेज देखी जा रही थी, तो उस दौरान लगातार ये बात कही जाती थी राजकुमार जी कि 2022 अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी जीत जाती, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश ही था और सबसे ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही थी, तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसकी राह आसान हो जाएगी। अब 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने जा रही है, तो क्या लगता है कि 2024 की लहर जो है वो यहाँ पर आसान होती हुई नजर आई बीजेपी के लिए? बिल्कुल निश्चित तौर पर 2 साल किस तरीके से कटेंगे, क्योंकि 4 राज्यों के जो चुनाव हैं, 4 राज्यों में जिस तरीके से बढ़त लिए, चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश, अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा है ऋतु जिसमें 80 लोकसभा सीटें हैं और उन लोकसभा सीटों में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखते हैं। और तमाम जितनी भी अगर बात कर लें हम पिछले चुनाव की, तो लीड मतों से जीते हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय जीते हैं उसको बहुत अहम तौर पर देखा जाना चाहिए। 1-1, 1.5 लाख, मतलब अगर गाजियाबाद की लीड की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा वोटों से, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होता है। विधानसभा के चुनाव में अगर एक विधानसभा की बात करें तो 7 मैक्सिमम, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, नोएडा बड़ी विधानसभा क्षेत्रों में मानी जाती है, 7 लाख के आसपास वोटर हैं। 50% ने अगर वोट इस्तेमाल किया तो 3.5 लाख वोट बनते हैं और 3.5 लाख में 1,57,000 की लीड बहुत मायने रखती है कहीं ना कहीं ऋतु। और ये जो चुनाव है 2024 का, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय गदगद हैं और जिस तरीके से, क्योंकि एक समीकरण कहीं भी किसी को भी नाराज नहीं करना है। और अच्छा, नाराज होने के लिए किसी के पास कुछ बचा भी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तो जो पुराना प्रोफाइल रहा है, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार पूरे तामझाम के साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने अकेले इस चुनाव को लीड किया और डबल इंजन की सरकार, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से तमाम सभाओं में और एक आत्मविश्वास का परिचय दिया, क्योंकि जब मंच पे बोलना होता है और मंच पे जब हम बात कहते हैं तो बहुत मायने रखते हैं और बयानबाजी बहुत मायने रखती है। अगर थोड़ा सा पीछे अगर फ्लैश बैक में जाएंगे, 1 महीने में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जो टोन थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से उनकी चेंज हुई, वो भी कहीं ना कहीं उनकी हार की एक बहुत बड़ी वजह हुई। और भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे बड़बोले नेता थे कि जो 40-40 हज़ार मतों से हार गए। तो राजनीति अब बहुत सहज, और भारतीय जनता पार्टी बहुत सहज भाव की, क्योंकि यहाँ उछलने की आवश्यकता नहीं है, जो दे दिया वो ले लीजिए, समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि वेट एंड वॉच की जो चीज़ें होती हैं राजनीति में वो बहुत मायने रखते हैं। इसलिए सहज भाव, धैर्य रखने की जरूरत होती है, क्योंकि राजनीति में बहुत मायने रखते हैं। अब अगर बात करें सतीश महाना की, सतीश महाना 8वीं बार कानपुर से MLA हुए हैं, महाराजगंज एक सीट पड़ती है, और 8वीं बार लगातार वो MLA हुए हैं, तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं बहुत गहनता से इसमें लिया जा रहा है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण प्रोफाइल दिया जाए। तो उप मुख्यमंत्री, अब लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 2 उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन एक बात तय है कि आगरा में बेबी रानी मौर्य के नाम पर तकरीबन मोहर लगती हुई दिख रही है। लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे राजकुमार जी कि चूंकि जिस तरह से यहाँ पर बयार बहती हुई नजर आई, अब विपक्ष किस तरह से भूमिका निभाएगा ये तो खैर देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार जो कैबिनेट था, 2017 का मंत्रिमंडल था, उसके कई कैबिनेट मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच 1 लाख से ज्यादा का जो वोट बैंक था वो सबसे ज्यादा मजबूत हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ का, उनकी गोरखपुर सीट से। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि आला नेताओं के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ता हुआ नजर आया इस चुनाव के बाद से? बहुत अहम सवाल है ऋतु। देखिए, 11 मंत्री हारे हैं। ये मंत्री वो हारे हैं जो मंत्री कहीं ना कहीं नाक कान आंख थे, अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने क्या काम किया, जनता ने उन्हें नकार दिया। तो जो प्रोफाइल था उनका, वो प्रोफाइल, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है,
जनता वोट देती है। जनता ने वोट दिया और 11 मंत्रियों को हराकर बाहर खड़ा कर दिया। तो एक बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो 1 लाख से ज़्यादा मतों से अगर योगी आदित्यनाथ जीत के आए हैं तो जनता ने उन्हें बनाया है, जनता ने उन्हें वोट दिया है, जनता का उनके साथ स्नेह है, जनता का उनके साथ प्यार है और उनका भरोसा है। जिस तरीके से, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण एक आक्रामक नेता के तौर पे पहले से जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तब से वो जनता से सीधा जुड़े रहे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 साल में बिल्डोजर बाबा के तौर पे उनका एक नया कीर्तिमान एक स्थापित हुआ कि चौराहों पे मजनुओं के फोटो लगवा दिए और जो कहीं ना कहीं जो बाहुबली थे उनके घरों को ढा दिया, चाहे वो विकास का मसला हो, चाहे वो कानपुर में तमाम चीज़ें दिखे, अपराध को कहीं संरक्षण नहीं दिया। जेलों में देखिए किस तरीके की व्यवस्था एक बनती, क्योंकि अपराधी कभी किसी का सगा नहीं हो सकता और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाए रखना उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी और उन्होंने उसका निर्वहन किया। जनता ने उन्हें जो समर्थन दिया है वो उसी को दिया है और एक बड़ा कद बन के वो इस चुनाव में उभरे। राजकुमार जी, एक रिएक्शन ये भी कि अभी विपक्ष की भूमिका में कई दल हैं यहाँ पर और ऐसे में सत्ता में काबिज योगी सरकार के साथ जो विपक्ष मुद्दे उठाएगा वो देखना तो वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों की तरफ से अपनी हार का ठीकरा या तो मीडिया पर फोड़ा जा रहा है या फिर सत्ता पर काबिज योगी सरकार पर ही फोड़ा जा रहा है। ऐसे में किस तरह से देखा जाए इन सबको? देखिए, एक कहावत होती है, ऋतु खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी। जनता जनार्दन है, 25 करोड़ की 27 करोड़ की आबादी का देश है, प्रदेश है और उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल रूप से बहुत सक्षम है। बिल्कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय लोकदल को कहीं गिना नहीं जा रहा, राष्ट्रीय लोकदल की 5 सीटें जीती हैं राष्ट्रीय लोकदल ने। राष्ट्रीय लोकदल कहीं चर्चा में नहीं है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिहार भई, जिस तरीके से लोगों ने बड़ौद जैसी सीट हार गई भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल जीता, तो 5 जो सीटें हैं राष्ट्रीय लोकदल की उनकी गिनती कहीं नहीं हो रही है। जो पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार चला चुकी है मायावती का नाम लिया जाएगा। अगर लखनऊ में जाएंगे तो वो जो विकास की बयार है, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया, लेकिन जनता ने नकार दिया। आज एक विधायक उनके पास है, केवल उसे विपक्ष का नेता मान लीजिए, उसे नेता प्रतिपक्ष मान लीजिए या उसे भारतीय बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मान लीजिए। उसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल सिंगल डिजिट में रह गई। अभी इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद केवल समाजवादी पार्टी बचती है। समाजवादी पार्टी को अपना विपक्ष का नेता चुनने के लिए अभी कसमकस कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, वो दिल्ली की तरफ मूव करेंगे या यहाँ पर विपक्ष के नेता बनेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसलिए तमाम जो पॉलिटिक्स है वो सारी पॉलिटिक्स वहीं घूमेगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ अपनी शानदार सरकार अगले 2 साल चलाएगी और 2024 बिल्कुल। और ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि 5 साल का जो आने वाला कार्यकाल है वो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा और ऐसे में विपक्ष अपनी किस तरह की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष एक मजबूत हो तभी सत्ता में काबिज जो मुद्दे यहाँ पर है जनता के वो उठाए जा सकते हैं और सरकार को घेरा जा सकता है। तमाम जानकारी आपने साझा की राजकुमार जी, उसके लिए शुक्रिया।